हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त आपका भाई लेकर आ गया हूं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 3। मैंने यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी करवा दिया है और उसके नोट्स भी टेलीग्राम पे भेज दिया। अगर तुमने नहीं देखा तो भाई देखो, शॉर्ट्स में ऑलरेडी कंपनीज एक्ट चल रहा है, उसके बाद मैं वन शॉट भी लाऊंगा। तो तुम्हारा कंपनी एक्ट 2 बार रिवाइज होगा। यहाँ लोग एक महीने में एक चैप्टर एक बार नहीं पढ़ पा रहे, मैंने 2 बार तुम्हें करवा दिया, मतलब करवाने वाला हूँ। तो अब ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करना ना भूले। प्रमोशन करना पड़ता है भाई। सेक्शन 11, चलो देखो, यूनिट 3 का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यूनिट 3 सब बात करता है। यूनिट 1 में मैंने सेक्शन 10 पढ़ाया था। उसमें जो 5 बातें बोली गई है जो एक एग्रीमेंट में होनी चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो वो 5 बातें को ही यहाँ यूनिट 3 में डिटेल डिफाइन करता है। सबसे पहला बात है वो है सेक्शन 11, कैपेसिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन सिंपल अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो कौन कौन सी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है? क्या इस दुनिया में सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, या कुछ लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बनाने से रोका जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते? तो भाई कुछ लोग हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो देखो, सारे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, सारे। बस उनमें ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा समझ लो कि ये 3 चीज़ अगर उनमें है तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। पहला, हैज़ अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी इन सिंपल बोलो तो 18, जो 18 साल के मेजर हो गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। दूसरा, जो साउंड माइंड का है यानी सही दिमाग का है, अनसाउंड माइंड जैसे कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तीसरा, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, यानी कि किसी को लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। सपोज करो कोई इंसॉल्वेंट हो गया या इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अब इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी क्या हुआ? 18+, 18 साल का हो गया तो वो एज ऑफ मेजोरिटी माना जाएगा। अब माइनर अगर एग्रीमेंट बना लेता है या कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा, उसमें जो लॉ है वो क्या क्या बोलता है, वो हम लोग अभी करने वाले हैं। सबसे पहला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट हो माइनर के साथ, वो वॉइड होता है। वॉइड यानी उस पर केस हो ही नहीं सकता। वॉइड एब इनिशियो मतलब जिस दिन से एग्रीमेंट हुआ है, बिगिनिंग से ही, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे, उस दिन से ही वो वॉइड है। दूसरा, नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ हुआ जब वो माइनर था। सपोज करो राजू 16 साल का एक लड़का है, उसके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एट द एज ऑफ 16, तो उस समय तो वो उस पर केस नहीं कर सकता। तो जब राजू 2 साल बाद जब 18 साल का हो जाएगा तो क्या वो आदमी केस करेगा जाकर कि भाई अब मैं तुम पे केस कर सकता हूँ क्योंकि अब तुम 18 साल के हो गए? तो भाई नहीं कर सकते तुम केस। जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ माइनर में हुआ था, जब माइनर था वो, तो भैया वो तभी से ही वॉइड है। तो तुम उसके मेजर बनने के बाद उस पर केस नहीं कर सकते कि ये बोल के अब तो तू मेजर बन गया, अब तू केस, अब तो मैं तेरे पे केस करूँगा। नहीं कर सकते, वो हमेशा वॉइड ही होगा। तीसरी बात, माइनर कैन बी बेनिफिशरी आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी देखो माइनर जो है बेनिफिशरी हो सकता है। ये तो भाई रियल लाइफ में होता है। पेरेंट्स ट्रस्ट खोलते हैं या फिर एफडी करवाते हैं अपने बेटे लोग के नाम पे, अपने चिल्ड्रंस के नाम पे, तो ये जो है अपनी बेटी के नाम पे शादी के लिए कुछ पैसा रखते हैं, तो ये क्या बेनिफिशरी बनते हैं वो लोग? हाँ, वो बेनिफिशरी बन सकते हैं माइनर, लेकिन माइनर जो है खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, ये पॉइंट भाई सुन के तुम्हारा दिमाग मतलब एकदम चकाचौंध हो जाएगा अगर कोई माइनर देख रहा है। माइनर अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये बोल के कि भाई हम मेजर है, मेरा 18+ हो गया लेकिन वो 16 साल का ही है, और कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब उस पर लाइबिलिटी आई, यानी मान लो सपोज करो पेमेंट देने की बारी आई, तो क्या वो बोल सकता है कि भाई मैं माइनर हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम मेरे से 1 रुपया नहीं ले सकते? भाई ये बोल सकता है। माइनर प्लीड माइनॉरिटी, यानी माइनर माइनॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है कभी भी, भले ही वो पहले बोला हो कि हम मेजर हैं, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो कभी भी डिनाई कर सकता है कि मैं 1 रुपया ना देने वाला हूँ, मैं माइनर हूँ, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो भैया यही सिंपल सा बात बोलता है कि किसी भी टाइम पे माइनर प्लीड कर सकता है माइनॉरिटी। जब भी पेमेंट का लायबिलिटी आए बोले भाई माइनर माइनर माइनर।
लेकिन माइनर नेसेसिटी के लिए लायबल होता है। देखो माइनर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट देने के लिए लायबल नहीं होता, उससे पैसा तुम ले ही नहीं सकते, कोर्ट तो जा ही नहीं सकते हो क्योंकि वॉइड है। लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं जहां माइनर के स्टेट्स यानी एसेट्स से पैसा लिया जा सकता है। ये 3 चीज़ कौन कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन, फ्यूनरल। मान लो मैं दुकान गया और मैं माइनर हूँ, 16 साल का हूँ, ऐसा मान लो, ठीक है। मैं दुकान गया लैपटॉप ले, मैंने दुकान वाला को बोला कि भाई मेरे को एक अच्छा लैपटॉप दिखाओ स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए। उसने दिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन गया। मैंने बोला मैं 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा, लैपटॉप मेरे को दे दो। मैं लैपटॉप लेकर घर आ गया। जब 2 दिन बाद सेलर पेमेंट लेने मेरे पास आया तो मैंने माइनॉरिटी प्लीड किया, भाई मैं माइनर हूँ, मेरे से तुम 1 रुपया नहीं ले सकते हो। तो भाई सेलर क्या बोलेगा, भाई हो गया तेरा, मैं तेरे से 1 रुपया नहीं ले सकता, कॉन्ट्रैक्ट में मानता हूँ, लेकिन तुमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो एजुकेशन के लिए, वो लैपटॉप लिया तुमने पढ़ने के लिए। तो उस सिचुएशन में तुम्हारे स्टेट्स एसेट्स तुम्हारे लायबल होंगे। तो मैं तुमसे, अगर तुम मेरे को पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे पास जो एसेट्स होंगे मैं उनसे रिकवर कर लूँगा। हाँ पैसा नहीं ले सकता लेकिन तुम्हारे एसेट से रिकवर कर लूँगा। यही केस होता है हेल्थ और फ्यूनरल के केस में भी। यानी ये 3 केस में माइनर के एसेट्स लायबल होते हैं, स्टेट्स जो है लायबल होते हैं पेमेंट के लिए। पैसा नहीं मिल सकता लेकिन स्टेट्स से पैसा रिकवर किया जा सकता है। बाकी कोई भी केस में माइनर से तुम 1 रुपया नहीं ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार इन्फोर्सेबल। जब मान लो मेरे बिहाफ पे गार्जियन, मेरे मतलब पेरेंट्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं मेरे बेनिफिट के लिए, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो भाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, माइनर इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है। मेरे बिहाफ पे पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन एक चीज़ है बस, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, वो इमूवेबल गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। यानी इमूवेबल गुड्स के परचेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। बाकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे बिहाफ पे बन रहा है तो भैया वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड दस देयर इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। यानी देखो माइनर के साथ एग्रीमेंट वाइड है तो भैया उसका परफॉर्मेंस अगर माइनर मना कर देगा तो क्या मना हो जाएगा? हाँ, मैंने तुमसे पैसा लिया और बोला कि बदले में मैं ये पेन तुम्हें दूंगा, पैसा लेके मैं चला गया। जब तुम पेन लेने आए मैंने बोला माइनर मैं पेन नहीं दे रहा, क्या तुम मेरे को मार पीट के पेन ले लोगे? नहीं ले पाओगे भाई, क्योंकि मैं माइनर हूँ। देख रहे हो माइनर की ताकत, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंसॉल्वेंसी, जब माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता भाई, एक बात याद रखो, माइनर इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कोई डेप्थ के लिए लायबल ही नहीं है। भाई तू 1 लाख किसी से कर्जा भी ले ले, 1 लाख रुपए कोई आगे अगर आदमी मांगने आएगा तो सीधा बोलेगा माइनर 1 रुपया नहीं दे रहा, चल जा, जो करना है जो उखाड़ना उखाड़ ले भाई। पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप वाला यहाँ पॉइंट है कि क्या माइनर पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो द आंसर इज नो, बट बेनिफिट के लिए यानी सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स चाहें तो अपने कंसेंट से उसको अपॉइंट कर सकते हैं। कोई लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा लेकिन बेनिफिट के लिए आ सकता है। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? हाँ भाई माइनर एजेंट हो सकता है लेकिन वो लायबल नहीं होगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल लायबल होगा। सपोज करो मैं एजेंट हूँ किसी का, राजू का एजेंट हूँ मैं, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तुम्हारे साथ, तो फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कोई दिक्कत होगा तो क्या तुम मेरे पे केस कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुम और डायरेक्ट प्रिंसिपल पे करोगे। मैं एज ए एजेंट काम कर सकता हूँ लेकिन लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होऊंगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स, अब मेरा एक्ट पेरेंट्स को बाइंड नहीं करेगा। यानी मैंने किसी से 1 लाख रुपए ले लिया एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, और मैं माइनर हूँ, और वो जब पैसा मांगने आया मैंने बोला माइनर हूँ, मेरे से तुम 1 रुपया नहीं ले सकते हो, तो क्या वो मेरे पेरेंट्स के पास जाकर बोल सकता है कि तुम दोगे पैसा पेरेंट्स का? तो भैया नहीं दे सकते। तो पेरेंट्स बोलेगा नहीं दे रहा, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकते। क्या है, मेरा एक्ट से पेरेंट्स बाइंड नहीं होंगे। बट एक केस है जब पेरेंट्स बाइंड होंगे, जब मैं पेरेंट्स का एजेंट होगा। ये मैं ऊपर वाला पॉइंट मैंने बताया कि अगर मैं पेरेंट्स का एजेंट की तरह काम कर रहा हूँ तब तो भैया वो प्रिंसिपल हो गए तो लायबल होंगे। अगर एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा एक्ट से वो बाइंड नहीं होंगे। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, मान लो मैं माइनर हूँ, मेरा भाई एडल्ट है 19 ईयर का, मैं 16 ईयर का, हम दोनों मिलके तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए, तो क्या ये वैलिड होगा? ये वैलिड होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तुम उस पर केस कर सकते हो, वो तुम पे केस कर सकता है, मैं किसी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा, ऐसा समझ लो। देख रहे हो माइनर की पावर। श्योरिटी फॉर माइनर,
एक कॉन्ट्रैक्ट में मान लो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, और मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में किसी को गारंटी रखा, श्योरिटी रखा, वो 18+ है, मैं माइनर हूँ, तो कोई भी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो गारंटी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्योरिटी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं किसी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होऊंगा। माइनर एज शेयर होल्डर, देखो माइनर को सीधा इनकम्पिटेंट माना है, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता, तो इसलिए वो शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता, सीधी बात। हाँ, बस गार्जियन के थ्रू वो एक्ट कर सकता है, बट वो डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं बन सकता। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, हाँ ये बात याद रखना, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, एक माइनर लायबल होता है टॉर्ट के लिए अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। टॉर्ट मतलब क्या होता है, कुछ मान लो तुमने किसी के साथ गलत किया सिविल रॉन्ग में ही, तो उसके लिए तुम लायबल होगे, बस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होगे। यानी लायबिलिटी पैसा वगैरह के लिए तुम लायबल नहीं होगे, लेकिन कुछ अगर गलत काम करोगे तो भैया उसके लिए तो लायबल होगे। दूसरा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बोलता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, किसको हम लोग अच्छा दिमाग वाला आदमी बोलेंगे, पागल आदमी नहीं बोलेंगे। तो देखो साउंड माइंड वो कहलाता है जो कि समझ सके कॉन्ट्रैक्ट को और उस पर कुछ जजमेंट, अपना सोच कर जजमेंट दे सके, मतलब तुम अच्छे से सोचने लायक, समझने लायक तुम्हारी दिमाग की वो होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं साउंड माइंड। कोई भी एग्रीमेंट एक अनसाउंड माइंड के साथ वो भी वॉइड होता है। यानी अनसाउंड माइंड में 3 आते हैं, इडियट यानी कि परमानेंट पागल, दूसरा लुनेटिक यानी टेम्पोररी पागल, ड्रंकेड यानी गीला नशा, और इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स वगैरह जो ऐसे सूंघ के नहीं लेता है, मूवी सब में दिखाता है, वो सब भी आते हैं अनसाउंड माइंड में। पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, देर आर ऑल्सो पर्सन हु आर इनकैपेबल, कुछ पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जैसे कि कोई एलियन इनिमी वाला हो गया, दुश्मन देश है तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये वगैरह है। सेक्शन 13 आता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, जब 2 और 2 से अधिक पर्सन एक ही बात पे एग्री करे उसको कंसेंट बोलते हैं। यानी मैं और तुम एक बात पर एग्री कर गए तो उसको बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट को हम लोग किस टर्म में बोलते हैं, कॉन्शियस एड इडम, इसका मतलब होता है मीटिंग्स ऑफ माइंड। हम जो सोच रहे हैं वही तुम सोच रहे हो। याद करो मेरा यूनिट 1 का एग्जाम्पल, नेहा शर्मा को मैंने ऑफर दिया, मैं नेहा शर्मा से शादी करना चाहता हूँ और नेहा शर्मा भी मुझसे शादी करना चाहती है, तो यहाँ पर मीटिंग्स ऑफ माइंड है, हम जो सोच रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वही वो सोच रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेंट। अब ये कंसेंट फ्री होना चाहिए, मैंने यूनिट 1 में बताया था। तो सेक्शन 14 बताता है कि कंसेंट फ्री तब होगा जब वो ये 5 चीज़ों से नहीं बना होगा। ये 5 चीज़ अगर फ्री कंसेंट में नहीं है तो वो फ्री कंसेंट होगा। ये 5 चीज़ में पहला क्या आता है, कोरिएशन। कोरिएशन जो है वो डिफाइन करता है सेक्शन 15 में। मान लो मैं गन पॉइंट पे रख के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवा रहा हूँ, तो उसी को हम लोग कोरिएशन बोलते हैं। कमिटिंग और थ्रेटनिंग, किसी को धमकी दे रहा हूँ, अगर तू ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं करेगा तो तेरे को उड़ा दूंगा मैं, तो ये धमकी देकर अगर किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवा रहे हैं तो भैया ये गलत है, ये कोरिएशन का केस है, ये वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल यानी जिसको मैंने धमकी से ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाया उसका फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है अगर इसने ये कोर्ट में ये बात प्रूव कर दी तो। सेक्शन 19 इफेक्ट बताता है, ये हो गया यहाँ डिफिनेशन इसका। 19 इफेक्ट बताता है कि वॉइडेबल है, और जिससे मैंने ज़बरदस्ती मान लो कोई लैंड लिया, पैसा लिया कॉन्ट्रैक्ट करके, तो मेरे को वो वापस चुकाना पड़ेगा। फिर सेक्शन 15 बात बोलता है 15 में कि कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट सुसाइड सेल रिगार्ड कोरिएशन, यानी किसी को धमकी देना कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, ये भी भैया कोरिएशन के केस में आता है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मान लो मैं नेहा शर्मा को बोल रहा हूँ कि मैं अपनी नस काट लूँगा अगर तुम मेरे से शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करोगे, तो अगर उस समय नेहा शर्मा साइन कर देती है और बाद में कोर्ट में जाकर ये प्रूफ कर देती है कि इसने मेरा फ्री कंसेंट नहीं लिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। समझ में आ रहा है भाई? इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट भाई 32 मार्क्स, अगर तुम ये कर रहे हो तो भाई मेरे तरफ से तालियां। सेक्शन 16 बताता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है किसी को इन्फ्लुएंस करके, और जहां हम दोनों के बीच में रिलेशन था बहुत ज़्यादा क्लोज वन, और मैं ऐसा पोजीशन पे था कि डोमिनेट कर सकता था दूसरे को,
और उसका एडवांटेज लिया तो ये मैं कहलाऊंगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में नहीं आया? अरे मैं समझा रहा हूँ ना। देखो सिंपल बात बोलता हूँ, मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया कि भाई देख ये वाला कॉन्ट्रैक्ट में तुम मेरे साथ इंटर कर ले। मैंने इन्फ्लुएंस किया, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ऐसा ऐसा रिलेशनशिप है कि मैं तुम्हें डोमिनेट कर रहा हूँ। देखो अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा जो वो तुम फॉलो करोगे, तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं डोमिनेट कर सकता हूँ तुम्हें, और मैंने किया भी डोमिनेट, तुम्हारा इस्तेमाल किया, तो क्या मैं कहलाऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना है? हाँ, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना है, यानी कि पार्टी क्लोज रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ हम दोनों नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग क्लोज रिलेशन में नहीं है। सपोज करो क्लाइंट, कोई क्लाइंट है, वो दोनों क्लोज रिलेशन में, क्लाइंट है भाई, उसका बात मानना ही होगा, ठीक है। और वो क्लाइंट का गलत इस्तेमाल करता है अगर कोई, तो उस सिचुएशन में क्या वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है? हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है। और ऐसा पोजीशन में होना चाहिए कि डोमिनेट करना चाहिए, विल, यानी तुम्हारे मन को मैं डोमिनेट कर सकूं। एज अ टीचर मैं तुम्हें डोमिनेट कर सकता हूं, हाँ भाई मैं डोमिनेट कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है एकदम भाई यूजफुल नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, छोड़ दो उसको। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि डोमिनेट करूँ और तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज लेना चाहता हूँ। अभी यहाँ मेरे को एडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर मैं इस इंटेंशन से अगर कुछ कर रहा हूँ तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है और ये भी वॉइडेबल होगा। जैसे कि कैसा पोजीशन होगा, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, घर में अगर कोई सर्वेंट है सपोज करो, या मेरा एक शॉप है वहाँ एक आदमी काम कर रहा है, उसका घर चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है मेरे पैसों पे, तो मैं ऐसे पोजीशन पे हूँ कि उसको डोमिनेट कर सकता हूँ। अब उसके साथ मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है लेकिन उसके लिए एडवांटेज नहीं है, मैंने अपना पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके उसको यूज़ किया, तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा? हाँ, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यानी वो जाकर कैंसिल करवा सकता है कोर्ट में अगर वो प्रूफ कर दे तो। जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया, मेंटल डिस्ट्रेस, यानी कोई पागल आदमी का थोड़ा मेंटल स्थिति अच्छा नहीं था और मैंने उसका फ़ायदा उठाया, वो सब अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में आता है, ठीक है। 19 का ए इसका भी इफेक्ट बोलता है कि वो वॉइडेबल होता है और इसमें बेनिफिट्स को साइड असाइड कर दिया जाता है। सेक्शन 17 आता है फ्रॉड। अब ये भाई ये क्या है? कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि उसको मूर्ख बनाना है, उसको ठगना है, तो उसको हम लोग फ्रॉड बोलेंगे। फ्रॉड में होता है कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। मान लो मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ और मेरे को कुछ पता है, मैंने वो तुम्हें बताया नहीं, मेरा मोटिव यही है कि तुमको मूर्ख बनाकर अपना फ़ायदा करना है, तो उस सिचुएशन में ये क्या हो गया? ये फ्रॉड का केस हो गया, ठीक है। मैंने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, सपोज करो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट वाइज 1 शॉट वीडियोस लाऊंगा, और प्रॉमिस करके मेरा इंटेंशन ये है कि भाई मैं लाऊंगा ही नहीं, मैं एकदम लास्ट डे तक ले जाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा भाई मेरे से नहीं हुआ। तो क्या यहाँ मैंने तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाया? मैंने फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया? हाँ बनाया। अब जैसे मैंने 3 यूनिट डाल दिया, अब मैं ये यूनिट डालता ही नहीं। सपोज करो मैंने उस दिन शॉर्ट्स डाला था 10 दिसंबर को कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होने वाला है, आज यूनिट 3 आ गया, मैं अगर एक भी यूनिट नहीं डालता हूँ, मैं बस डेली शॉर्ट्स बना के ये बोल रहा हूँ कि अब यूनिट्स कल आएगी परसों आएगी, मैं प्रॉमिस करे जा रहा हूँ कि हाँ भाई मैं डालूंगा, लेकिन मैं डाल ही नहीं रहा, तो क्या यहाँ मेरा इंटेंशन है तुम्हें ठगना? हाँ, इंटेंशन है तुम्हें ठगना। अगर मैं इसमें कोई एडवांटेज अगर तुमसे ले रहा हूँ तो तुम भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकते हो। मेरा मेन मोटिव क्या है? अगर किसी का मेन मोटिव है किसी को मूर्ख बना के अपना फ़ायदा निकालना, तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड का केस है। अब क्या साइलेंस फ्रॉड होगा? तो भैया साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता है। बट किस केस में साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा? जहां तुम्हारा ड्यूटी टू स्पीक है, जहां तुम्हारा बोलना तुम्हारा ड्यूटी है और वहां तुम नहीं बोल रहे हो, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। और जहां बोल दिया जाए कि साइलेंस इज इक्वल्स टू स्पीच, तो उस सिचुएशन में जो है साइलेंस भी माना जाएगा फ्रॉड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, द रिप्रेजेंटेशन वाज मेड बिफोर। हाँ, तो ये देखो यही है फ्रॉड का, मैंने इन डिटेल लिखा है, ये नोट से तुम पढ़ सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, डैमेज क्लेम कर सकते हैं, या फिर हम बोल भी सकते हैं कि भाई जो प्रॉमिस किया चुपचाप परफॉर्म कर। यानी 3 काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो,
डैमेजेस क्लेम करो, या फिर जो झूठा प्रॉमिस किया उसको बोलो भाई तुमने जो झूठा प्रॉमिस किया उसको चल कर, उसको चुपचाप से कर, उसको सही बना, रियलिटी बना। कब कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, जब ट्रूथ डिस्कवर हो सकता था। देखो मान लो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ किसी के साथ, सपोज करो राजू फ्रॉड कर रहा है छोटा भीम के साथ, और ऐसा फ्रॉड कर रहा है जो कि छोटा भीम पता कर सकता था लेकिन वो नहीं पता कर पाता है, तो उस सिचुएशन में लॉ नहीं बचाएगा। मैंने यूनिट 1 में भी ये बात बोली कि तुम्हारे मूर्खता के लिए, मूर्खता थोड़ा भारी हिंदी वर्ड हो गया, यानी अगर तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम अगर इरिस्पॉन्सिबल हो, तो भैया लॉ तुमको प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है। और कोई भी पार्टी का कंसेंट अगर नहीं हुआ तो भैया तो वो तो होगा ही नहीं। मान लो कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारा कंसेंट ही नहीं मिला मेरे को, तो भैया उसमें क्या ही मैं तब केस होगा भाई। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, कोई ऐसा बात मैंने तुम्हें बोला जो कि सही नहीं है और वो मेरे को भी नहीं पता है कि सही नहीं है। फ्रॉड में मैं जान रहा हूँ और तब मैं झूठी सूठी बातें तुमको बोलकर तुम्हें ठगना चाह रहा हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन में मैं ठगना चाह नहीं रहा हूँ, मैं अपने इंटेंशन नहीं है मेरा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ वो सही है ही नहीं, मेरे को खुद भी नहीं पता। इसमें इंटेंशन नहीं है कि भैया मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊं, बट वो उठ जाता है, मतलब नेचुरली ही हो जाता है वो, तो ऐसा एग्रीमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का केस माना जाता है। सेक्शन 20 बात करता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या हुआ, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग। मिस्टेक मतलब हम दोनों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मिसअंडरस्टैंड कर दिया, उसी को हम लोग मिस्टेक बोलते हैं। अब मिस्टेक दो तरह के हो सकते हैं, इंडियन लॉ में भी, फॉरेन लॉ में भी। यानी इंडियन लॉ में कोई प्रोविज़न हम लोग को समझ नहीं आया, वहाँ पे हमने अगर कोई मिस्टेक कर दिया तो भैया कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, यानी इंडियन लॉ में अगर कोई मिस्टेक होता है तो भैया तुम लायबल होगे। लेकिन फॉरेन लॉ में अगर कोई मिस्टेक होता है तो भैया पार्टी जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट में वो अवॉइड कर सकते हैं। हाँ चलो ये गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडियन लॉ में गलती हुआ अगर तो भैया तुम मार खाओगे। अब एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी बायलैटरल मिस्टेक। होता है कि कोई एक पार्टी से गलती हो गया समझने में, एग्रीमेंट समझने में, जैसे कुछ एग्रीमेंट का टाइटल लिखना था वो गलत लिख दिया, एक पार्टी ने गलती हुआ। यूनिलैटरल में एक पार्टी हुआ, बायलैटरल में दोनों पार्टी से गलती हो गया। यूनिलैटरल में किसी एक से गलती हो गया कॉन्ट्रैक्ट में तो दूसरे की तरफ से वॉइडेबल होगा। मिस्टेक उतना हार्ड है नहीं। अब जो है नेक्स्ट बात है वो बात करता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट रुक। सो गाइस वापस आ गया मैं। अब हम लोग बात करेंगे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। इसमें होता क्या है, देखो मैंने तुम्हें यूनिट 1 में बताया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, कंसीडरेशन होगा, वो लीगल होना चाहिए। इल्लीगल कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, किडनैपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो सेक्शन 23 डिफाइन करता है केसेस अंडर विच कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। सेक्शन 23 बोलता है कि ये फॉलोइंग जो केसेस हैं उसमें ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन ऑफ एग्रीमेंट वो अनलॉफुल है। यानी 23 बोलता है कि ये सब चीज़ अनलॉफुल है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, बाकी कुछ के लिए भी तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो डायरेक्ट इन सिंपल। तो सबसे पहला बात, वेयर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि कोई लॉ उसको फॉरबिडन किया हुआ है। यानी जैसे CRPC है और IPC है, वो लोग फॉरबिड किया हुआ है कि देखो किडनैपिंग एक गलत काम है, उसके लिए हम लोग किसी को जेल भेज सकते हैं, उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं, तो वो फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी उसको लॉ ही मना कर दिया है। तो कोई किडनैपिंग के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो भैया वो तो ऐसे ही वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन कुछ भी ले लो वो वैलिड होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो भैया फॉरबिडन बाय लॉ है। दूसरा, वेयर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मान लो कुछ हम ऐसा करते हैं, मान लो जो एग्रीमेंट हम बना रहे हैं वो एग्रीमेंट अगर परफॉर्म करते हैं तो कोई एक्ट का प्रोविज़न डिफीट कर जाता है, यानी कोई एक्ट का प्रोविज़न हम तोड़ देते हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं होगा, वो भी वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड माना जाएगा। वेन एग्रीमेंट इंटर इन फ्रॉडेंटली इन नेचर, कोई फ्रॉड करने के लिए हम कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किए हैं फ्रॉड करने के लिए, तो क्या वो लीगल है भाई? तो क्या उसमें ऑब्जेक्ट लीगल है? मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का? फ्रॉड करने का। भाई मारेगा जूता खोल के तुमको सरकार। फोर्थ,
वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन रिजल्ट एनी इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसा किए जिस कारण से दूसरे को इंजरी हो रही है, यानी दूसरे की प्रॉपर्टी को हम बर्बाद कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम अगर कर रहे हैं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या वो लीगल है? नहीं है भाई। वेयर द ऑब्जेक्ट इज इमोरल एंड काउज हार्म टू द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। कुछ सोसाइटी के अगेंस्ट में, जो सोसाइटी का वैल्यू है उसके अगेंस्ट के लिए हम कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो वो भी लीगल नहीं माना जाएगा। और कोई भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी जो पूरे समाज के अगेंस्ट में है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि कौन कौन से एग्रीमेंट है जो पूरे समाज के अगेंस्ट में, यानी पब्लिक के अगेंस्ट में है। तो भैया सबसे पहला है ट्रेडिंग विथ एनमी, यानी कि कोई दुश्मन के साथ, दुश्मन देश के साथ ट्रेड करना। भैया ये सब भाई एकदम मत करना। एनी ट्रेड विथ अ पर्सन ओइंग अलाइंस टू अ गवर्नमेंट एट वॉर, कोई भी ऐसा विथ इंडिया विदाउट द लाइसेंस। मान लो मैं अगर ट्रेड करना चाहूँ पाकिस्तान के किसी आदमी के साथ, तो क्या ये पब्लिक पूरे समाज के अगेंस्ट में है? हाँ, पूरे समाज के अगेंस्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एलियन एनिमी है और उसके लोग के साथ अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के, तो भैया ये तो पूरी तरह से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट माना जाएगा, लीगल नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। स्टाइफल प्रोसिक्यूशन, इसको अच्छे से समझना। मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जा रहा है लीगल प्रोसीडिंग में, ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देकर विटनेस और लॉयर को, तो उसको हम लोग स्टाइफल प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। यानी केस, नॉर्मल केस चल रहा है, अमीर लोग, तुमने मूवी सब में देखा होगा कि अमीर लोग विटनेस को ही खरीद लेते हैं। मतलब बाहर विटनेस बोलता है कि हाँ मैंने ये देखा है, मैं इसके बारे में कोर्ट में बोलने की, गवाही देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब क्या करता है, जब कोर्ट में जाता है और अंदर जैसे ही बोलने जाता है एकदम सेंटेंस ही बदल देता है। भाई बहुत सारे मूवी में देखा होगा, भाई बाहर कुछ और अंदर कुछ और, यानी उसने विटनेस को ही खरीद लिया, अमीर आदमी ने विटनेस को खरीद लिया, और या फिर लॉयर को खरीद लिया, दूसरे टीम के लॉयर को ही बोला भाई वो तुम्हें 1 लाख दे रहा है, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, तुम बदले में उसका केस हरवा दो। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है लीगल प्रोसीडिंग में, तो उसको हम लोग स्टाइफल प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो इसके बीच में कोई भी अगर एग्रीमेंट हुआ तो वो सही नहीं है, वो वैलिड नहीं है, याद रखना। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ये क्या होता है? मेंटेनेंस एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो सूट मेंटेन करेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी, यानी पैसा देना ताकि कोई तीसरा केस कर दे। सपोज करो मिस्टर राजू और भीम के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। अब जो है मिस्टर भीम की लड़ाई फिर उसके साथ ढोलू के साथ भी हुई, तो मिस्टर राजू ने क्या किया, ढोलू को पैसा दिया, बोला कि भाई तू मिस्टर भीम पे केस कर दे ताकि उसका नाम खराब हो जाए। यानी किसी का नाम खराब करने के लिए हम कोई थर्ड पार्टी को केस करने बोल देते हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट, जो वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, एग्रीमेंट बना है, तो क्या वो वैलिड है? नहीं है भाई, ये सब तो भाई पब्लिक के अगेंस्ट में। चैम्पर्टी क्या बोलता है? इज एन एग्रीमेंट विच अ पर्सन एग्री टू असिस्ट अनदर पर्सन लिटिगेशन इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड ऑफ एक्शन। यानी इन सिंपल बात बोलता है, मेंटेनेंस में क्या होता है, हम दूसरे को पैसा दे रहे हैं और बोल रहे हैं उस पर केस करे रख ताकि उसका नाम खराब हो जाए। चैम्पर्टी में क्या होता है, कोई आदमी किसी के साथ केस लड़ रहा है, ठीक है, मैंने भी उसको सपोर्ट किया और बदले में हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई देख जो भी पैसा जीत के मिलेगा हम लोग 50-50 बांट लेंगे। तो ये केस, क्या ये एग्रीमेंट भी वैलिड है? ये एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं है। इंटरफ्रेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, कोई भी अगर एग्रीमेंट बना है ताकि कोई जुडिशियल ऑफिसर को ही खरीद लेने का, मान लो सीधा जज को ही तुमने पैसा दिया, जज को ही खरीद लिया, ये एग्रीमेंट तुम्हारे और जज के बीच में जो बना है ये पूरी पब्लिक के अगेंस्ट में, भाई तुम जज को ही खरीद लोगे तो तुमको तो फिर जस्टिस तो मिलने से रहा। उसके बाद आता है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस। मान लो मैंने किसी को पैसा दिया, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसा दिया और बोला कि तुम अपना जॉब छोड़ दो और बदले में मेरा बेटा जॉब करेगा, तुम्हारे बदले में जितना तुम्हारा पैसा निकलता है मैं तुम्हें दे दूंगा। सपोज करो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सपोज करो रेलवे में है, उसको उसका 5 साल बचा है टर्म,
5 साल बचा है, तो 5 साल में मैं उसका मंथली 5 साल में उसका वो कितना कमाएगा, सपोज करो 5 साल में वो और 5 लाख रुपए कमाएगा सैलरी से। मैंने उसे 10 लाख दिया और एग्रीमेंट किया उससे कि अब तुम ये जॉब छोड़ दो और बदले में मेरा कोई बेटा है उसको इस जॉब में इंटर कर दो, अब वो करेगा। तो क्या ये एग्रीमेंट सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं है। स्टाइफिकल प्रोसिक्यूशन यही होता है, यानी ब्राइब यानी रिश्वत देकर, पैसा देकर हम किसी भी स्किल एम्प्लॉय का जगह नहीं ले सकते गवर्नमेंट में, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, मान लो कोई गवर्नमेंट के दिया जाने वाला कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, रिवॉर्ड हुआ, पद्म भूषण, वो सब पैसा देकर अगर हम खरीदना चाहते हैं तो भैया ये सब बिल्कुल गलत है। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, यानी कि तुम अपना ऑब्लिगेशन को भाड़ में मतलब तुम्हारा जो ऑब्लिगेशन है दूसरों के प्रति उसको वो भाड़ में जाए, अपना इंटरेस्ट अगर देख रहे हो इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में एजेंसी फी का कलेक्शन अगर कोई दूसरा पर्सन करता है एजेंट के अलावा तो वो बिल्कुल गलत है। क्रिएशन ऑफ मोनोपॉलीज, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा बन रहा है जिस कारण से मोनोपॉली क्रिएट होने वाला है तो वो सरकार ही नहीं होने देगा, इसलिए उसको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट रखा है। यानी सरकार कभी भी रिलायंस एंड वोडा को नहीं मिलने देगा, वोडा बोलता हूँ, रिलायंस, एयरटेल, वोडा, अगर ये तीनों मिलना चाहें तो भैया ये तो मोनोपॉली क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, और कोई चौथा है ही नहीं। रिलायंस, वोडा एंड ये एयरटेल, अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो ये मोनोपॉली क्रिएट हो जाएगा। तो सरकार बोलता है कि भाई तुम मिल नहीं सकते, मोनोपॉली क्रिएट नहीं होने दूंगा, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे, तो इसलिए उसको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट रखा गया है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट अगर हुआ है मैरिज में पैसा के लिए तो भैया वो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट वाइड है। यानी मैंने अगर बोला कि मैं तुम्हारा शादी करवाऊंगा बदले में मेरे को 5 लाख चाहिए, भाई नहीं कर सकते ये सब काम, ठीक है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट यानी मैरिज नेगोशिएट करने के लिए तुम किसी से पैसा चार्ज नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, मान लो कोई मैंने 2-3 ऑब्जेक्ट से 2-3 कंसिडरेशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें एक पार्ट जो है वो अनलॉफुल है, बाकी 3-4 पार्ट जो है लॉफुल है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो देखो, अगर लॉफुल पार्ट सेपरेट हो सकता है तो ठीक है, लॉफुल पार्ट परफॉर्म करो, अनलॉफुल पार्ट वो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर नहीं हो सकता सेपरेट पार्ट तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं लास्ट जो है वो है अब हम लोग का कि कौन कौन सा एग्रीमेंट एक्सप्रेसिवली वॉइड डिक्लेयर है। मैंने सेक्शन 10 में बताया था कुछ एग्रीमेंट एक्सप्रेसिवली यानी पहले से बोल दिए गए कि भाई ये सब तो वॉइड है ही है। तो उसमें से देखो वॉइड एग्रीमेंट में सेक्शन 11 इनकम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, यानी कि कौन 3 आदमी अगर ये 3 आदमी के अलावा साउंड माइंड 18+ एंड नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, इन तीनों के अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाता है तो वो वाइड होगा। सेक्शन 20, 23, 24 ये सब अभी हम पढ़ के आए। 24 अनलॉफुल इन पार्ट, 23 में उतनी सारी बातें बोले, 20 मिस्टेक वाली बातें बोली। सेक्शन 26 और उसके अलावा ये सब सेक्शन भी है जो कि एक्सप्रेसिवली वॉइड है, यानी ये सब तो भैया सीधा वॉइड है, इसमें सोचना है ही नहीं। सबसे पहला एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, कोई भी एग्रीमेंट अगर हो रहा है जिस कारण से किसी को रोका जा रहा है शादी करने से किसी भी आदमी से, तो भैया ये बिल्कुल गलत है। मान लो इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने नेहा शर्मा को बोला विल यू मैरी मी, नेहा शर्मा ने बोला या ऑफ कोर्स आई लव यू, आई विल मैरी यू। तो उस सिचुएशन में हम दोनों के बीच में डिसीजन हो गया कि ठीक है हम दोनों शादी करेंगे। मैंने बोला कि ठीक है मैं कल सुबह आऊँगा तुमसे शादी करने, उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसके बाद रात होता है, रात में मेरे घर पे नॉक नॉक कोई आता है, मैंने जैसे गेट खुला भाई 10 लोग धड़धड़ा के मेरे घर घुसे और मेरे को सोफ़ा पे बैठा दिया। और कौन था भाई? और था शक्ति कपूर, ठीक है शक्ति कपूर था। वो बोला तू शादी करेगा उससे, चलो नेहा शर्मा का एग्जांपल नहीं, श्रद्धा कपूर। अब ठीक है मैंने श्रद्धा कपूर को बोला विल यू मैरी मी, श्रद्धा कपूर ने बोला यस। रात में शक्ति कपूर आते हैं उनके पापा, उन्होंने बोला ये ले, मेरे मुंह पे ऐसा ब्लैंक चेक मारा, ऐसा मुंह पे मारा ब्लैंक चेक, बोला जितना लेना है ले, तू ने श्रद्धा कपूर से शादी नहीं करेगा। मेरे मुंह पे ब्लैंक चेक मार के, ये मूवी वाला सीन है मैं पता है।
वहाँ पे मूवी में क्या दिखाता है कि ब्लैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करता है। भाई मैंने कर लिया क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा, मैंने अपने दिमाग का 200% यूज़ किया। मैंने वो ले लिया और उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया कि मैं श्रद्धा कपूर से शादी नहीं करूँगा। और सुबह में मैं निर्लज्जों जैसा पहुंच गया श्रद्धा कपूर से शादी करने। तो वहाँ पर जो शक्ति कपूर है उन्होंने बोला तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अब मैं तुम पे केस करूँगा। तो वहाँ मैंने अपने लॉ का ज्ञान उन्हें दिया, बोला कोई भी एग्रीमेंट अगर हुआ है जिस कारण से कोई रेस्ट्रेन हो रहा है मैरिज में, यानी कोई एग्रीमेंट हुआ है और किसी को रोका जा रहा है किसी से शादी करने से, अगर वो 18 साल प्लस है तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये एक्सप्रेसिवली वॉइड है। शक्ति कपूर जी, यू कैन नॉट डिफीट मी, पैसा भी मेरा, श्रद्धा कपूर भी मेरी। देखो भाई दिमाग बोलते इसको लगाना। सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, किसी को हम कोई बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, ये एग्रीमेंट हम कर ही नहीं सकते। सपोज करो मैंने एग्रीमेंट कर दिया कि तुम सीए नहीं करोगे, ये एग्रीमेंट में लिख कर दे दो, भाई ये मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को कोई चीज़ करने से नहीं रोक सकता। हाँ कब रेस्टोरेंट लगा सकता हूँ, मान लो तुम्हारा कोई दुकान था उसको मैंने परचेस किया, स्वीट्स का दुकान था उसको मैंने परचेस किया, तो मैं ये रेस्टोरेंट लगा सकता हूँ कि तुम ये आसपास के एरिया में ये स्वीट शॉप दोबारा नहीं खोलोगे या दूसरा नहीं खोलोगे 10 सालों के लिए, बाहर कहीं भी खोलो, कुछ भी खोलो। तो हाँ ये लगा सकता हूँ। अगर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग रहा है तो वो सही है, लेकिन कोई आलतू फालतू रिस्ट्रिक्शन नहीं कि तुम सीए नहीं करोगे, तुम सीएस नहीं करोगे, ये सब भाई नहीं कर सकता, तुम ये बिजनेस नहीं करोगे, नहीं, ये सब एक्सप्रेसिवली वॉइड है। और देखो कोई एग्रीमेंट, सर्विस का एग्रीमेंट में अगर कोई रिस्ट्रेन लगा है तो भैया वो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं माना जाता है। सेक्शन 28 रिस्ट्रेन इन लीगल प्रोसेस, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है ताकि लीगल प्रोसीडिंग में एक पार्टी का राइट छीन ले दूसरे पार्टी, उस पार्टी को कोर्ट जाने के लिए। मान लो कोई एग्रीमेंट हम ऐसा कर रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए मैं देता हूँ, तू कोर्ट मत जाना, मेरे ऊपर केस मत करना। अमीरों का भाई ये सब मूवी की कहानी तुमने देखी होगी, अगर तुमने अब ये पढ़ के तुम मूवी देखोगे तो तुम रिलेट करोगे। हाँ जैसे ही कुछ गलती होता है तो सबसे पहले गुंडे लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, हाँ भाई तू मेरे पे केस मत करना, मैं तेरे को बदले में 2 लाख देता हूँ अपना मुंह बंद करने के लिए। तो ये भाई वॉइड है, ये तुम नहीं कर सकते। बस इसमें एक्सेप्शन है, कब कर सकते हो, कभी कभी होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी लॉयर खुद बोलते हैं कि देखो दोनों पार्टी बैठ के आपस में बात करो, कोर्ट जाने का क्या झंझट होगा, आपस में सेटल कर लो, तो ये क्या कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। उसके बाद इसी सेटलमेंट होने के बाद कुछ दिनों बाद उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भैया वो उस चीज़ के लिए फिर से वापस से क्या बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, हाँ वो हो सकता है। सेक्शन 29, तो इसके सेक्शन याद कर लेना क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। सेक्शन 29 एग्रीमेंट इन विच, एग्रीमेंट जिसमें सर्टेन नहीं है, मैंने यूनिट 1 में ही बोला था जिसका ऑब्जेक्ट ही सर्टेन नहीं है वो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। मैंने तेल वाला एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक तुमको याद होगा, ठीक है भाई। रुक जाओ 1 मिनट, वो हो गया, हाँ अब आ गया। सेक्शन 30 वेजरिंग है, पता है इसमें मई 2024 में, यानी सितंबर से पहले वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था वेजरिंग एग्रीमेंट से। वेजर मतलब होता है पेमेंट देना, यानी सट्टेबाजी। क्या सट्टेबाजी का कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं भाई, वो एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर है वॉइड, सिंपल सा बात है। इसमें एसेंशियल्स क्या क्या है, एक प्रॉमिस होना चाहिए पैसा या पैसा का कुछ देना, यानी पैसा दे रहा हूँ या फिर पैसे के बदले सोने का चेन, चांदी का चेन वो दे रहा हूँ। और ये कंडीशनल होना चाहिए, कुछ हैपनिंग या नॉन हैपनिंग, यानी क्रिकेट में सट्टेबाजी जो लगती है, विराट कोहली आज शतक मारेगा तो मैं अपने सोने का चेन दे दूंगा, दूसरा बोलता है ठीक है मैं 5,000 रुपये दूंगा, तो ये हो गया। दूसरा ये अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट पे डिपेंड है, विराट कोहली शतक मारेगा तो नहीं भी मार सकता है। उसके बाद दोनों पार्टी या तो जीतेंगे या हारेंगे, एक बोलेगा कि विराट कोहली आज सेंचुरी मारेगा मैं सोने का चेन दे रहा हूँ, दूसरा बोलेगा कि आज तक नहीं मारेगा मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। कॉमन इंटेंशन क्या होना चाहिए पार्टी का, बेट। मेरा भी इंटेंशन, मेरा नहीं मतलब जो बेट लगा रहा है उसका इंटेंशन यही होना चाहिए कि बेट लगाऊं ताकि मैं अपनी चांदी का चेन भी ले जाऊं और पैसे भी ले जाऊं, उसका भी इंटेंशन यही है पैसा भी ले जाऊं चांदी का चेन भी ले जाऊं। पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन एन इवेंट एक्सेप्ट ऑफ स्टेक, यानी देखो
कोई सट्टेबाजी लगा रहा है कि विराट कोहली आज अगर शतक मारेगा तो मैं अब 5,000 रुपये दूंगा, वो बोला ठीक है मैं भी दूंगा। यहाँ पर दोनों को, विराट कोहली से मतलब नहीं है कि वो शतक, उसको बस इतना मतलब है कि भाई शतक मार देगा मेरा पैसा आ जाएगा, स्टेक से मतलब है। विराट कोहली मारे ना मारे उसको क्या पर्सनली कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ ट्रांजैक्शन है जो कि वेजर है, गैम्बलिंग, यानी कुछ ट्रांजैक्शन जो है वेजर के जैसा ही है। लॉटरी ट्रांजैक्शन, जो भैया लॉटरी होता है, लॉटरी गेम ऑफ चांस से आता है। कोई तुम्हारा स्किल नहीं है, तुम्हारा लक हुआ तो तुम लॉटरी लोगे और जीत जाओगे, तो ये वेजरिंग ही माना जाता है, लॉटरी वेजरिंग ही माना जाता है। फिर क्रॉस वर्ड पजल्स और कंपटीशन, मान लो कोई प्राइज कंपटीशन वगैरह हुआ है तो कंपटीशन, गेम आर नॉट वेजर इफ द प्राइस डज नॉट एक्सीड, यानी कोई प्राइज, कोई कंपटीशन हो रहा है और उसमें अमाउंट 1000 है विनिंग अमाउंट, तो भैया वो वेजर नहीं है। लेकिन 1000 से जैसे ही अमाउंट आगे बढ़ जाएगा तो वो वेजर कहलाएगा। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, यानी कोई एग्रीमेंट हुआ सेटल करने का, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, यानी शेयर मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो गैम्बलिंग, शेयर मार्केट नहीं बोल रहे, मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को सेटल करना चाहते हैं, बाहर में ले जाकर सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो वो गैम्बलिंग ही माना जाता है। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, देखो हॉर्स रेस वो घोड़े दौड़ने की जो रेस होती है उसको, उसमें अगर विनिंग अमाउंट 500 से ऊपर है तो वो वेजरिंग नहीं है, 500 से नीचे तो वेजरिंग है। देखो ये थोड़ा ट्रिकी है तो इसे मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा अपने नोट्स में, तो इसे तुम्हें थोड़ा समझ लो कि रटने टाइप ही कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम उतना है नहीं, कुछ ज़्यादा है नहीं भाई, 2-2 3-3 लाइन का है। अब कुछ ट्रांजैक्शन जो लगते तो हैं वेजरिंग जैसे बट वेजरिंग है नहीं, तो वॉइड भी नहीं है। चिट फंड, चिट फंड देखो क्या होता है, जैसे कि एक अपार्टमेंट में सब घर से महिला आती है और कुछ पैसे चीट फंड में डालती है और उसके महीने की लास्ट में जो जीत जाता है उसको वो फंड दे देती है। ये लग तो वेजरिंग जैसा रहा है लेकिन ये वेजरिंग माना नहीं जाता है, ये वेजरिंग नहीं माना जाता है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के रिलेटेड कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो वेजरिंग नहीं है। गेम ऑफ स्किल एंड एथलीट, ये सिंपल बात वही वाला बोल रहा है, 1000 तक अगर कोई अमाउंट है गेम में, कोई भी कंपटीशन हो रहा है और उसमें 1000 अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है, उससे कम दिया जा रहा है तो भैया वो वेजर नहीं है, उससे ज़्यादा दिया जाएगा तो वो वेजर है। डज नॉट एक्सीड 1000 द सेम इज़ नॉट वेजर। और उसके इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो अगर बन रहा है तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो कभी भी वॉइड नहीं होगा। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग जैसा लग तो रहा है लेकिन वेजरिंग है नहीं। और यहाँ पर होता है तुम्हारा यूनिट 3 ख़त्म, मैं यूनिट 4 नहीं पहले 5 लाऊंगा उसके बाद 6 लाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा यूनिट हो जाए तो तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्या 4 नहीं आएगा? बिल्कुल सब आएगा, मैंने बोला है पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करूँगा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करूँगा और इस दिसंबर में ही ख़त्म करूँगा। कंपनी ऑलरेडी चल रही है, सोगा एलएलपी मैंने कर दिया। सो बस पढ़ते रहो, क्या करना है इसका मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कोई भी डाउट होगा तो वीडियो तुम दोबारा देख सकते हो, नहीं तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। थोड़ी मैंने स्पीड मेंटेन रखी है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है तो मेरे को सब कुछ कवर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।